वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस पी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की क्लास है, जिन पर हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिनमें हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिन पर हम इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों पर बात किए थे प्रीवियस ईयर क्लास में। ये आज की हमारी 10वीं क्लास है, जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर पर, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इस पर आज हम बात करेंगे एमसीक्यू टाइप प्रश्नों पर। ठीक है, सबसे पहले तो आप सबके एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कुछ लोगों का कमेंट आया था सर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर के कि सर एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू मोड में होगा या फिर रिटन होगा। दोस्तों, आपको बता दें, आप दोनों मोड में ही तैयारी करिए। आप तो सबसे पहले रिटन और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। बुक अगर अवेलेबल हो गई हो मार्केट में तो आप बुक ले लीजिए। एक प्रगति प्रकाशन की बुक आती है। ठीक है, देखिए अगर आ गई होगी तो आप लोग मार्केट से वो परचेज कर लेंगे और आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। एमसीक्यू टाइप प्रश्नों के लिए आप एसपी स्टडी पॉइंट से जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करिए। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप एसपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का पीडीएफ और डेली क्लास आपकी केमिस्ट्री की 8 बजे और फिजिक्स की 9 बजे होती है। तो उस पर आप लोग रेगुलर जो है एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। इसीलिए अब आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। आपको करना क्या है, आपको दोनों मोड में तैयारी करनी है, यानी ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू और रिटन, दोनों टाइप आपको तैयारियां करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर, जिनमें सबसे पहले 5वें चैप्टर के कुछ टॉपिक को समझ लेते हैं कि इनमें पढ़ना क्या है। तो आपका टॉपिक्स जो है उसमें हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, फिर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कार्बेनियम फ्री रेडिकल्स, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी सेकंड पेपर हुआ करता था, जो आपका पहले सेकंड पेपर हुआ करता था, उसको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप सभी लोग क्लास रेगुलर करिए। ठीक है, जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 2 ध्यान देंगे। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज़ द हाइएस्ट आई इफेक्ट। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से किस समूह के पास आई इफेक्ट, यानी आई इफेक्ट किसके पास अधिक होगा। तो आई इफेक्ट आपको बताना है। तो आई इफेक्ट के लिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आई इफेक्ट क्या है। तो आई इफेक्ट मतलब कि जिनके पास इनिशिएशन इफेक्ट ज़्यादा है उसको आपको बताना है। अब आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि CH3 क्या हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जो नाम होता है वो समझ लेते हैं कि इसका आखिर में नाम क्या है। इसका जो नाम है, इसका फॉर्मल नाम है टर्ट ब्यूटिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम है टर्ट ब्यूटिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका IUPAC नाम क्या होगा, CH3 का होल थ्राइस और C का, इसका IUPAC नाम होगा, नोट कर लेंगे आप लोग, 2-मेथाइल प्रोपेन 2L। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग, 2-मेथाइल प्रोपेन 2L। ठीक है, तो इसका नाम होता है, यानी कि इसका IUPAC नाम है CH3, और इसका जो नॉर्मल नाम है उसका क्या नाम है, इसका नाम है टर्ट ब्यूटिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टर्ट ब्यूटिल इसका नाम है और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-मेथाइल प्रोपेन 2N। ठीक है, यानी अब आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है among द फॉलोइंग विच इज वन मोर बेसिक, यानी विच इज मोस्ट बेसिक। इनमें से पूछा गया है कि कौन एक सबसे अधिक बेसिक है। तो बेसिक के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए
कि बेसिक आप लोग तब पहचान पाएंगे कि मोस्ट बेसिक एलिमेंट क्या है, या मोस्ट बेसिक मॉलिक्यूल क्या है, या मोस्ट बेसिक कार्बन आयन कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जान लीजिए, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, जिसके पास क्या होगी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, वो क्या कहलाएंगे, वो सबसे बेसिक कहलाएंगे। और आपको इसमें सबसे बेसिक पूछना है, विच ऑफ द मोस्ट बेसिक, इनमें से सबसे बेसिक कौन सा है। तो आप लोग समझ जाइए कि सबसे बेसिक एलिमेंट जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी। देखिए यहाँ पर NH3 दिया गया है, यहाँ पर H के पास 3 लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर की संख्या है। आप देखिए सेकंड नंबर को देखेंगे CH3NH2, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अब आपको तीसरा नंबर चेक करना है, इसमें लोन देखिए कार्बन 2, 3 दूनी 5 हाइड्रोजन, ठीक है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा C2H5NH2। तो इसमें लोन पेयर की, यानी कि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, इसलिए ये सबसे क्या हो जाएगा, सबसे बेसिक माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। चलिए अब बताएंगे आप 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मैक्सिमम आई इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय द ग्रुप, ठीक है, आपको बताना है, इसमें बताना है कि किस समूह के पास आई इफेक्ट प्रभाव डाला जाता है, यानी किस समूह के द्वारा आई इफेक्ट डाला जाता है। आपको इसका आंसर करना है, जल्दी से आप इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। जिसको भी आंसर पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिए, सभी का मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, PDF आप लोग डेली रीड करिए। जो भी आपका क्वेश्चन फंसता है, जो भी कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लास्ट में वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए आप लोग। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है कि किस समूह में या किस समूह द्वारा आई इफेक्ट प्रभाव डाला जाता है, मैक्सिमम आई इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रुप, यानी कि किस समूह द्वारा आई इफेक्ट प्रभाव डाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा NO2। देखिए NO2 जो है, NO2 के द्वारा आई इफेक्ट प्रभाव डाला जाता है। इसका कारण क्या है, NO2 के पास अधिकतम आई इफेक्ट शो करता है। NO2 जो होता है वो अधिकतम आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है, अधिकतम आई इफेक्ट शो करता है। इसके पास जो होते हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम्स होते हैं। NO2 के पास 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो इनके परमाणुओं के घनत्व को आकर्षित कर देते हैं। इसीलिए NO2 के पास क्या होता है, NO2 के पास आई इफेक्ट बनाने की प्रवृत्ति रखती है, यानी आंसर नंबर आपका D नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, यानी NO2 इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जीरो इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपोर्टेड बाय, इसका मतलब शून्य प्रेरक। देखिए इंडक्टिव मतलब होता है शून्य प्रेरक, क्या होता है, शून्य प्रेरक। जीरो इंडक्टिव मतलब शून्य प्रेरक, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले शून्य प्रेरक क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो शून्य प्रेरक यानी इंडक्टिव इफेक्ट जो है, प्रेरक प्रभाव, यानी कि जब कोई कार्बन, जैसे कार्बन है और उसके सिरे पर भिन्न भिन्न विद्युत तत्व जुड़े होते हैं, विद्युत तत्व जुड़े हों, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन जो है अस्थायी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कर देता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यहाँ पर हो जाए, यानी अपना जगह क्या करे, रूपांतरित कर दे। तो इस क्रिया को हम शून्य प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य प्रेरक कहते हैं, यानी जीरो इंडक्टिव कहते हैं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी हाइड्रोजन। इसमें से हाइड्रोजन जो है वो जीरो इंडक्टिव इफेक्ट प्रदर्शित करता है, यानी शो करता है, ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। देखिए जिनका अभी पेपर लगा हुआ है, जिनकी तैयारी चल रही है, ठीक है, वो लोग PPT को और दे लिए, हर वीडियो को देखिए। अब देखिए लगभग आपका 5वां चैप्टर आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। 5वें चैप्टर से आपके MCQ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, और जल्द ही आपका सिलेबस खत्म होगा। कुल मिला के आपको 8 ही चैप्टर पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो आशा ये करिए कि जल्द ही आपका 8वां चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जैसे ही खत्म होगा मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को देना प्रारंभ कर दूंगा। प्रैक्टिस सेट करने के बाद, देखिए प्रैक्टिस सेट के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के बाद हम करेंगे कि आप लोग की जो है 100 क्वेश्चन का सीरीज़ बनवा करके
और आप लोग को आपके एग्ज़ाम से पहले यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसके पहले हम क्या करेंगे, आप लोग को ये सारी चीज़ें नोट करवा देंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है। और थ्योरी की क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट होगी मानकर चलिए 18 तारीख से, जिन पर हर टॉपिक बाय टॉपिक आपका डिस्कशन होगा और अच्छे से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी की तैयारी की जाएगी और जिसका हर क्लास का आपको नोट्स और पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास करिए। और अभी आपका कोई कन्फर्म नहीं है कि आपका पेपर रिटन होगा, तो इसलिए एमसीक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एमसीक्यू आप करते रहिए। देखिए न्यू सिलेबस के अनुसार मैं एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ, तो आपसे मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व करें। दूसरी चीज़, ऑप्शन को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझे लगता है कि आप लोग को नहीं आती है वो चीज़ मैं समझा देता हूँ, तो इसलिए कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप नोट कर लिया करिए। हिंदी में समझा देता हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश में कोई दिक्कत आती है तब भी आप प्रयास करके इंग्लिश में ही समझने का प्रयास करिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है आपको बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आखिर में है क्या। तो यह क्या है, एक अस्थाई प्रभाव होता है। यह क्या होता है, एक अस्थाई प्रभाव होता है जिसके कारण क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो पूर्णतया द्विबंध यानी पूर्णतया द्विबंध और त्रिबंध परमाणुओं से जुड़ा होता है, यानी 2 बंध डबल बंध और ट्रिपल बंध परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो क्या कहलाता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। एक बार फिर से आप लोग नोट कर लीजिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से आप याद रखिएगा कि ये क्या होता है, एक अस्थाई प्रभाव होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे कि एक कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्णतया द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होता है और वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड था, अब ये रूपांतरित हो गया इसके पास, तो इसके पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जब भी अपक्रिया हो या जब भी इसका परिवर्तन हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इनमें से क्या है और वो क्या इन्वॉल्व करता है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपको समझा दिया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। 6 नंबर प्रश्न, चलिए 6 नंबर प्रश्न जैसे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, कम्स इनटू प्ले एंड डिमांड ऑफ अटैकिंग रेजेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से कई क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, हेटेरोलाइसिस फ्यूजन ऑफ कार्बन क्लोरीन एंड बॉन्ड प्रोड्यूस, यानी कि हेटेरोलाइसिस फ्यूजन जो है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या प्रोड्यूस करता है। तो आपको बताना है, देखिए इसका मतलब हेटेरोलाइसिस फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विषम अपघटनी विखंडन। क्या होता है, विषम अपघटनी विखंडन होता है। ठीक है, विषम अपघटनी विखंडन। तो ये पूछा गया है कि विषम अपघटनी विखंडन जो है, यानी कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड जो होते हैं वो कौन सी विषम अपघटनी मतलब विखंडन के द्वारा क्या करते हैं, अलग होते हैं। आपको बताना है कि जो है विषम अपघटनी विखंडन जो है किसमें, कार्बन और क्लोरीन में, ये कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। तो आपको यही चीज़ें बतानी है क्वेश्चन नंबर 7 में। आप लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं, अगर नहीं समझ गए होंगे तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम बताने का समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए 7वां प्रश्न जो है पूछा गया है कि हेटेरोलाइसिस फ्यूजन ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूस, मतलब कि कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड हैं वो कौन सा हेटेरोलाइसिस फ्यूजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड जो हैं वो कौन सा विषम अपघटनी विखंडन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे क्या, जल्दी से आप बताइए क्या आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। चलिए इस प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं और इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 कैटायन एंड 1 एनायन क्या कंटेन करते हैं, 1 कैटायन एंड 1 एनायन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, यानी कि पूछा गया है
कि इनमें से कार्बेनायन यानी कार्बेनायन इस सबसे अधिक स्टेबल कार्बेनायन कौन सा है। तो आप लोग क्या आंसर करेंगे जल्दी से बताइए। सबसे पहले कार्बेनायन के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, आप लोग याद रखेंगे कि वह ऋणात्मक आवेशित आयन है। या क्या है, एक ऋणात्मक आवेशित आयन है जिसमें विद्यमान कार्बन परमाणु जो विद्यमान यानी कार्बन परमाणु जो उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऋणात्मक आवेश होते हैं। वो क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं। और उनके जो संयोजी यानी कोवैलेंट ऑर्बिटल हैं, यानी उनके क्या हैं, संयोजी कक्ष यानी कोवैलेंट ऑर्बिटल हैं, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उनमें 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये कहलाते हैं क्या है, कार्बेनायन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे स्टेबल कार्बेनायन कौन सा है। आंसर आप लोग बताएंगे 8 नंबर प्रश्न का। तो सबसे मोस्ट कार्बन आयन जो है वो है मेथाइल कार्बेनायन, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, अगले प्रश्न पर 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द मोस्ट स्टेबल, यानी कि इनमें से कौन सा आयन जो है अधिक स्टेबल होगा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेट्राब्यूटिल यानी 1,2 आइसोप्रोपिल 2L। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आपको पूछा जाए कि आयन द मोस्ट स्टेबल, तो आप लोग ध्यान देंगे। देखिए CH3 CH2 CH3 दिया। अभी मैंने इस चीज़ पर यानी CH3 का होल थ्राइस और C बॉन्ड पर मैंने अभी सारी चीज़ें समझा दी है। तो आप लोग वो सारी चीज़ें नोट कर लिए हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये स्टेबल किस प्रकार से ये अधिक स्टेबल है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 10 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। देखिए इन सब में ये मानकर चलिए इस पीपीटी में 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम यानी 2019 और 2020 18 और 19 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबको बताना चाहूँगा, आप लोग परसों ये मानकर चलिए या कल के डेट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी बिहार यूनिवर्सिटी करवाई है फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर केमिस्ट्री का, उसको हम सॉल्व करवाएंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो कल आप प्रीवियस ईयर पेपर के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि किस प्रकार आप लोग तैयार हैं प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, या फिर आपकी क्लास ही स्टार्ट की जाए। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए ध्यान देंगे 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ए फ्री रेडिकल इज मतलब क्या होता है, रेडिकल मतलब क्या होता है, मुक्त मूलक होता है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, मुक्त मूलक, हिंदी में से कहते हैं मुक्त मूलक कहते हैं। तो मुक्त मूलक क्या है, इसको थोड़ा सा समझ जाते हैं। तो मुक्त मूलक ऐसे परमाणु का समूह होता है जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यानी क्या होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोग समझ रहे हैं ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऐसे परमाणुओं का समूह होता है जो फ्री रेडिकल होता है, यानी मुक्त मूलक एक ऐसे परमाणु का समूह होता है जिसके पास अपना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मानकर चलिए ये R है और ये R है, ये बॉन्ड लगा है R बॉन्ड R। अब इसमें डबल बॉन्ड है, ये क्या हुआ, इसके पास रूपांतरित हो गया और ये बॉन्ड इसके पास रूपांतरित हो गया और ये बना दिया क्या, R और R। यानी इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, भिन्न भिन्न टूट करके, लेकिन इनके पास क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ये इस प्रकार का रिएक्शन क्या कहलाएगा, मुक्त मूलक रिएक्शन कहलाएगा या मुक्त मूलक कहलाएगा, यानी फ्री रेडिकल कहलाएगा। 10 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। देखिए मुक्त मूलक में पैरामैग्नेटिक, नेचुरल इन नेचर और शॉर्टली लिव्ड स्पेसीज, ये चारों चीज़ समाहित होते हैं फ्री रेडिकल में। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। फ्री रेडिकल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मित्र, तो आप लोग ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है कि मैं केवल आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा तो रहे हैं लेकिन इसको समझा रहे हैं, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ आपको ऑप्शन समझाने की। ठीक है, तो जितना इम्पॉर्टेंट है उतना मैं कर रहा हूँ। आप लोग क्या करें कि थ्योरी की बुक अगर है, पुरानी भी बुक है, तो आप सिलेबस मैंने बता दिया है, तो सिलेबस एक बार खोल लीजिए
और उसके बाद अगर पुरानी बुक आपके पास है, अगर नई नहीं मिली है तो आप उसको एक बार पढ़ लिया करिए, ठीक है। और उसके बाद में आप MCQ रूट डेली सॉल्व करिए। डेली क्लास आपको होती है और उसमें आपको सॉल्व करवाया जाता है। ये आपकी 5वीं चैप्टर है, ठीक है, जिनमें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें। मेरा मतलब ये है कि आप प्रश्न से अवगत हो जाएं। अगर आप डेली क्लास करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न की प्रकृति समझना है, तो इसलिए क्लास को रेगुलर करना है। चलिए बताएंगे फ्री रेडिकल वाला, तो मैंने बता दिया कि इसका आंसर डी होगा। ये तीनों जो है इसमें समाहित होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल्स ऑफ कार्बोनियम आयन बेरिंग टू नेगेटिव चार्ज। पूछा गया है कि ऐसे मतलब क्या बताना है, इसमें आपको बताना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल कार्बन ऑफ कार्बोनियम आयन। देखिए इसमें बताना है कि कार्बोनियम आयन में, यानी कार्बोनियम आयन के बैलेंस सेल में कार्बन के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे नेगेटिव चार्ज के साथ। तो आपको बताना है कि कार्बोनियम आयन के कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर के उपस्थित होंगे, यानी प्रेजेंट होंगे। तो आपको यही बताना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। अभी मैंने बताया है कि 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कार्बोनियम आयन कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं, 8 आयन, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इससे 3 प्रश्न मिल चुके हैं आपको, और आप 3 प्रश्न सॉल्व करिएगा, ठीक है। तीनों प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, क्या पूछा गया है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व, यानी इन एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में क्या इन्वॉल्व होता है। आपको अब बताना है कि इसमें फ्री रेडिकल होगा, कार्बोनियम आयन होगा, या कार्बन आयन होगा, या कार्बेनिन होगा। आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न ध्यान से आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए, और रफ कॉपी लेकर बैठिए, तुरंत आंसर करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा मित्र ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनियम आयन, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में क्या प्रयोग होता है, कार्बोनियम आयन का प्रयोग होता है, यानी इसके साथ यानी कि ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। यानी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया 13 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया था शेप ऑफ CH3 मॉलिक्यूल, CH3 का शेप पूछा गया है। तो इसका शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन लगभग करवा दिए हैं, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ से प्रिपेयर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी से आप लोग पढ़िए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे, 10 सेकंड आपको मिल रहे हैं इसके लिए। चलिए आंसर करते हैं आप लोग। ए नंबर ध्यान देंगे, ए नंबर है ए टाटेरिक, यानी ए टाटेरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो ये ऑप्शन गलत है, ये मोर स्टेबल नहीं होता, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। टाटेरी फ्री रेडिकल जो होता है, मुक्त मूलक जो होता है, वो अधिक अस्थायी ना होकर सेकेंडरी फ्री रेडिकल से अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है ए सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये भी गलत है। इसमें कार्बन आयन जहाँ पर भी प्राइमरी कार्बोनियम आयन जो है वो ऐड होगा, वहाँ पर ही वही ऑप्शन सही हो पाएगा। देखिए इनमें जब आपको फ्री रेडिकल के साथ, मुक्त मूलक के साथ जब भी कार्बोनियम आयन जुड़ा होगा, तो वही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी नंबर पर ध्यान देंगे, दिया गया है सी नंबर ऑप्शन, ए टाटेरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनियम। सेकेंडरी से नहीं है, वो प्राइमरी से होता है, वो प्राइमरी आयन से फ्री रेडिकल मतलब कि स्टेबल होता है। तो ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन इज द मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या राइट आंसर। यही स्टेटमेंट जो है सही व्याख्या करता है, और ये तीनों ये गलत हैं, ये तीनों क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्र, तो इसलिए आप लोग ये सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आपका प्रैक्टिस सेट जैसे ही आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट हो जाती है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है वो मैं कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद में
आपको प्रैक्टिस सेट 2-4 बुक मिला करके ये मानकर चलिए कि एस चांद प्रगति और सेंटम पब्लिकेशन, इन चारों से मिला करके और जो वैसे भी ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का मिला करके आपको प्रैक्टिस सेट बना के देंगे और कम से कम मान के चलिए आपको 50 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे डेली। आपके पास अभी 2 महीने टाइम है, ठीक है। ये मानकर चलिए आपका दिसंबर में पेपर होगा, दिसंबर लास्ट तक पेपर होगा, तो आपके पास वही पेपर अभी टाइम है। आप लोग जम के मेहनत कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए SPSD पॉइंट के साथ। आप लोग को सब 75% मार्क्स दिलाएगा SPSD पॉइंट, बस आप लोग प्रिपेयर होते रहिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम पे थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे, क्लास डेली करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। 15 नंबर प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग। द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, पूछा गया है कि सबसे अधिक अस्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। इस टाइप के प्रश्न को मैंने सॉल्व करवा दिया है, लगभग ये मानकर चलिए 5-6 प्रश्न हो चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। अगली क्लास में मैं चेक करूंगा और कमेंट में इसका आंसर दे दिया करूंगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है द शेप ऑफ कार्बोनियम आयन CH3 आयन का आपको शेप बताना है, यानी कि इसका साइज कैसा होगा, लीनियर होगा, पिरामिडल होगा, प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पिरामिडल होगा। और यहीं पर ध्यान रखेंगे कि जब CH3+ आयन का होगा तो क्या होगा, तब होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पिरामिडल होगा CH3- आयन का, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है एन इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट के बारे में जान जाते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट आखिर में होते क्या हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट, तो इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट का हिंदी क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रा, क्या होता है इलेक्ट्रा स्नेही अभिकर्मक। आप लोग नोट कर लेंगे, हिंदी इसका क्या होता है इलेक्ट्रा स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब ये होते क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है, वह अभिकर्मक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रति जो होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल होता है, यानी उनके मतलब क्या होता है, उनके पास प्रबल आकर्षण बल होता है, यानी आकर्षण फोर्स होता है। जैसे कि लुईस एसिड, क्या लुईस एसिड LEWIS एसिड, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो आपको इसमें बताना है इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट आप लोग समझ गए हैं क्या है, अब आपको बताना है इसका आंसर। 17 नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा बी नंबर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर पर ध्यान देंगे, 18 नंबर पर पूछा गया ए न्यूक्लियोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है नाभिक स्नेही। क्या होता है, नाभिक स्नेही, ठीक है। तो नाभिक स्नेही से आप ध्यान रखेंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है। आपको बताना है कि नाभिक स्नेही क्या है, तो आंसर करेंगे आप लोग नाभिक। 18 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज आर कॉल्ड, ये क्या है, यानी ये क्या है न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग। 19 नंबर पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। आपको बताना है इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट कौन से हैं 19 नंबर प्रश्न में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH3 जो है, NH3 क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, NH3 इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, बल्कि AlBr3 BF3 SnCl4 ये क्या है, देखिए ये तीनों हाइड्रोजन ग्रुप से संबंधित है। देखिए जहाँ भी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व जुड़े हों तो वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो सकते। देखिए Br, फ्लोरीन और क्लोरीन ये क्या है, ये हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रोफिलिक होने का चांस नहीं बनता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा NH3 यानी अमोनिया, NH3 द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर पर ध्यान देंगे,
पूछा गया है एल्केन रेडली अंडरगोस, एल्केन रेडली अंडरगोस, तो इसका मतलब क्या होता है कि एल्केन आसानी से गुजरते हैं। तो एल्केन आसानी से किसमें जो गुजरते हैं, एडिशन रिएक्शन में। एल्केन जो हैं एडिशन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन जब होता है उनका, एडिशन रिएक्शन में वो आसानी से क्या होते हैं, वो आसानी से प्रवेश करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा एल्केन के बारे में हम समझ लेते हैं कि एल्केन आखिर में क्या होता है। देखिए एल्केन को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये लोग आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा चीज़, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n+2, इसका क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या बताएंगे, एल्केन रेडली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, एल्केन रेडली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस किया जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कारगर है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग क्लास रेगुलर करेंगे। कल की क्लास में हम प्रयास करेंगे लगभग 60 से 60+ क्वेश्चन करने का, और आपके 5वें चैप्टर से जितने भी MCQ बनेंगे उन सबको सॉल्व करने का। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर इससे आपके 4-5 प्रश्न ही आपको मिल जाते हैं तो वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर वीडियो से आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको उन 100 क्वेश्चनों में मेरे वीडियो से 70% मार्क्स, 70% क्वेश्चन आपको मिलना है, ये आप मेरी गारंटी है। बस इस एक चीज़ पर आप लोग डेली क्लास करिए, डेली क्लास करिए, और डेली जो PDF आपको प्राप्त होता है क्लास के बाद उस PDF को आप सॉल्व करने का प्रयास करें। उसका आंसर की आप लोग बनाइए, आंसर की बना करके एक बार चेक करें कि गलती कहाँ हो रही है। एक बार अगर देखिए तो फिर क्या करेंगे, आप वीडियो दोबारा देखा करिए। PDF पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि ये चीज़ गलत हो रही तो आप वीडियो खोलकर एक बार वीडियो फिर से देख करके उसको PPT सॉल्व कर लीजिए। वो चीज़ आपको तैयार हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। बस फिर आपको दिक्कत कब रहेगी, एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी करिए। करना क्या है, आपको सबसे पहले क्लास अटेंड करनी है। क्लास अटेंड करने के बाद जो आपके टेलीग्राम चैनल पर PDF प्राप्त होता है, क्या PDF प्राप्त होता है, उसको आपको रीड करना है। अगर आपको रीडिंग में क्वेश्चन आंसर करने में आपको गलती ज़्यादा होती है तो एक बार आप दोबारा फिर वीडियो देखिए। सुबह क्या करेंगे आप लोग, मॉर्निंग में आप लोग एक बार पूरा वीडियो जो आपकी क्लास होती है उस क्लास को पूरा फिर से एक बार वॉच करेंगे वीडियो को। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर आप अपनी PPT को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो आपका PDF होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तैयारी